स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, कम से कम 10 से 11 लेक्चर बनेंगे इस चैप्टर पर। पहले ही बताया दे रहा हूँ, 7 लेक्चर में हमारी निपट गई सॉलिड स्टेट, बहुत बड़ी बात है। वो भी कब निपटी, जब मैग्नेटो को हटा दिया और अभी तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने नहीं की है, तब हो पाई है। ठीक है, तो हम लोग के कम से कम 10 लेक्चर बनेंगे, 25 तक हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो पाएगा पूरी तरीके से। आज का टॉपिक खैर आसान है, बहुत आसान टॉपिक उठाने जा रहा हूँ। ठीक है, और वो है क्या आपका, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोगों ने अब तक ऑस्मोटिक प्रेशर को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग केवल ऑस्मोटिक प्रेशर पे बात कर रहे हैं। पहले लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा क्या होता है। कल वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या लॉस थे, बायल वॉन हाफ, चार्ल्स वॉन हाफ एंड वॉन हाफ इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा आसान टॉपिक है। ये क्या है कि यहाँ पर आपको 3 तरीके के क्या पढ़ने हैं, सोल्यूशन पढ़ने हैं। उन सोल्यूशन का नाम है, पहला होगा आपका आइसोटोनिक, दूसरा होगा आपका हाइपरटोनिक, और जो लास्ट वन होगा तीसरा, वो होगा आपका हाइपोटोनिक। और ये किया क्या गया है, ये दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आज करेंगे क्या, पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिससे माइंडसेट आप लोग कर लो कि कितनी देर में आपको क्या मिलेगा। ये तो मुश्किल से 10 मिनट की चीज है, 10 मिनट में हो जाएगी। 10 मिनट और लूंगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसको समझ गए तो खेल खेल गए तुम सोल्यूशन के साथ पूरा, क्योंकि आगे की बातें ऑस्मोटिक प्रेशर से खत्म हो जाएंगी और शुरू हो जाएंगी आपकी किस पर, वेपर प्रेशर पे आना ही आना चाहिए आपको। ठीक है, अब शुरू करते हैं भाई कि हमारे पास में जो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पूरी तरीके से सबको क्लियर होगा कि वो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि 2 सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन बेसिकली डिफरेंट हो, अगर हम लोग क्या करते हैं वहां पर उनकी उसके अंदर जो ऑस्मोसिस होती है थ्रू आउट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर उसे रोकने के लिए हमें जिस एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत है, दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। बस इतना ही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो अब हम लोग करते हैं कि 2 सोल्यूशन लेते हैं। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि एट कांस्टेंट, अगर मैं सबसे पहली बात क्या कर दूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये क्यों कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम लोग कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो दोनों चीजें होंगी, वॉल्यूम भी बढ़ने की कोशिश करेगा, कंसंट्रेशन भी वेरी करेगी। यानी कि हमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट दे देना है वो क्या देना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, if the osmotic pressure of 2 or more given solution is same, then they are called isotonic in nature। ठीक है, अब देखो जो लोग फॉलो करते हैं मुझको, उनको पता होगा आइसो लैटिन वर्ड है, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक मतलब, ठीक, टॉनिक मतलब भाई याद रखो पीने वाली, पीने वाली टॉनिक। ठीक है, उसका भी यूज बताऊंगा, पीने वाली टॉनिक वर्ड याद रखने का यहाँ पे कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 और मोर गिवन सॉल्यूशन इज सेम, देन दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में 2 सॉल्यूशन हो, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में एक का प्रेशर हो P1, दूसरे सॉल्यूशन का प्रेशर हो P2, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि इसका भी T और इसका भी क्या होगा T, और ऐसे में अगर मैं कह दूं कि P1 की वैल्यू किसके बराबर है, P2 के बराबर है, अगर मैं कह दूं P1 की वैल्यू P2 के बराबर है, तो क्या इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, बस इतना ही तो दिमाग लगाना है, क्या इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। ठीक है, कंसंट्रेशन सेम है, ग्राम पर लीटर देखी जाए। अब यहां पर एक दिमाग में बात आती है, सर जी इसका अमाउंट ज्यादा हो, इसका अमाउंट कम हो, तो मैंने पहले ही बताया था कंसंट्रेशन इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड नहीं करता कि मास कितना है। ठीक है, 10 लीटर सॉल्यूशन है या 100 लीटर सॉल्यूशन है, डिपेंड नहीं करता, आप निकालने वाले हो ग्राम पर लीटर, आप एक ही लीटर में तो निकालने वाले हो। तो अगर कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं बीच में एसपीएम लगा भी देता हूं, एसपीएम नहीं जानते होंगे अब कुछ लोग, एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो क्या दोनों तरफ में से किसी से भी ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस नहीं होगी। मींस हमारे पास में अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाते हैं तो यहां पर नो ऑस्मोसिस, किसी भी तरीके का कोई ऑस्मोसिस होना नहीं है, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अभी मैं टॉनिक का आपको बता रहा था कि यूज क्या होना है। हमारे शरीर में जितने इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, जितने इंजेक्शन हमारे लगाए जाते हैं, कोई भी बीमारी होने पर जो भी इंजेक्शन लगते हैं वो हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होते हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो तो हमारी बॉडी, या तो देखो सुना होगा कि उनके इंजेक्शन लगा और उनके सूजन आ गई, तो जो सूजन आ जाती है वो एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस की वजह से ही आती है। तो जो इंजेक्शन जितने भी
लगाए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है, यानी कि वो बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होते हैं नेचर में। और जब वो लगाया जाता है इंजेक्शन, तो ना तो इंडोऑस्मोसिस होती है और ना ही एक्सोऑस्मोसिस होती है, और हमारा सोल्यूशन मेंटेन रहता है, एज इट इज वो मिल जाता है पूरे में जाकर के। अगर कम होती है, हाइपरटोनिक हो या हाइपोटोनिक हो, तो या तो आपकी स्वेलिंग आएगी और या फिर आपके सेल, जो बॉडी सेल है, वो श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, चेक कर लो भाई ऑस्मोसिस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऑस्मोसिस नहीं हो रही है तो गिवन सोल्यूशन कैसे है, गिवन सोल्यूशन आपके क्या है, गिवन सोल्यूशन आपके आइसोटोनिक है नेचर में। अब बात आती है कि अगर ऑस्मोसिस हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो दिमाग में ये बनाओ कि अगर ऑस्मोसिस हो गई, इसका केवल एक मतलब है, इसका केवल एक मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन दोनों की क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या थी, अलग अलग थी। अगर कंसंट्रेशन सेम होती तो ऑस्मोसिस होने का कोई वही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि ऑस्मोसिस तो होती ही है कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये टर्म लिखा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, कंसंट्रेशन। ये भी सिखाया था, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी तेज ऑस्मोसिस होगी, सिखा रहा था उस दिन। और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना धीरे ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, स्पीड उतनी ही कम होगी, रेट ऑफ ऑस्मोसिस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो आप सोचो कि हमारे पास में टेम्परेचर है T और टेम्परेचर है T, दोनों ही एट कांस्टेंट टेम्परेचर T पर है। एक तरफ है सोल्यूशन S1, दूसरा सोल्यूशन है हमारा S2। ठीक है, एक का हमारा है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर P1, और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारा क्या, P2। एक का P1 है और दूसरे का क्या है, P2 है। बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, बीच में लगाते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैं कहूं कि P1 P2 के बराबर नहीं है। ठीक है, या दो कंडीशन हो सकती है, P1 इज ग्रेटर देन P2 और P1 इज लेस देन P2, दोनों में से कोई एक हो सकती। इनइक्वालिटी उठा लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 ज्यादा है प्रेशर और P2 कम है, तो जरा इस वाले रिलेशन को बैठाओ यहां पर आकर के। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से, और यहां पर P1 ज्यादा है और P2 कम है। P1 ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। तो चलो कंसंट्रेशन भी एज्यूम कर ले, इसकी है C1, इसकी है C2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो हम लोग परफेक्ट कह सकते हैं कि यह C1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन C2। कंसंट्रेशन ऑफ C1 ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ C2 कम है। समझ में आ गई बात पूरी तरीके से। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, ध्यान से सुनो, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, उसको कहोगे आप हाइपरटोनिक, और जिसकी कम उसको आप कहोगे हाइपोटोनिक। ठीक, डिफिनीशन क्या लिखी जाएगी, डिफिनीशन लिखी जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज मोर देन द अदर सॉल्यूशन देन व्हिच वन इज मोर इज नोन एज योर हाइपरटोनिक एंड व्हिच वन इज लेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर और व्हिच इज लेस इन योर कंसंट्रेशन इज नोन एज योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। खत्म हो गई बात। अब पूछो कि क्या ऑस्मोसिस होगी, तो बिल्कुल होगी। अब बात खेल तो यह है कि किधर से किधर की तरफ होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा कि एसपीएम अगर लगी है तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर पाएंगे। ठीक है, अब सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। दो तरीके से कंसंट्रेशन बराबर की जा सकती है, या तो यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल उठा करके यहाँ मिला दिए जाए, या फिर यहाँ का सॉल्वेंट कम करके यहाँ ले आया जाए। दो तरीके हैं हमारे पास में। ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल उठाना तो भूल जाओ, यानी कि यहाँ के सॉल्वेंट पार्टिकल उठेंगे, एसपीएम से होंगे, होते हुए किधर किसके पास आ जाएंगे, S1 के पास आ जाएंगे, यानी कि ऑस्मोसिस होगी और किधर से किधर की तरफ होगी, होगी हाइपोटोनिक से लेकर के, हाइपोटोनिक से किसकी तरफ, हाइपरटोनिक की तरफ आती क्या होगी, ऑस्मोसिस होगी। और इस ऑस्मोसिस के दौरान जो पार्टिकल मूव करेंगे वो किसके होंगे, वो पार्टिकल हुआ करेंगे सॉल्वेंट के। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से। ठीक, अगर नहीं क्लियर हुई वापस कर दो वीडियो, दोबारा देख लो एक बार पूरा। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैं रिव्यू फास्ट में करे दे रहा हूं कि अगर हमारे पास में दो सोल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे पास में दो सोल्यूशन है, दोनों टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, दोनों का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है और दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट होगा। तो एज कंपेयर, इनको आपस में ही कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कि एक की ज्यादा है और एक की क्या है, कम है। तो जिसकी ज्यादा है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और जिसकी कम है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। फ्लो किसका हो सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होगा
कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि किसकी तरफ होगा, हाइपोटोनिक से उठेगा सॉल्वेंट पार्टिकल और जाएगा किसकी तरफ, हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि हम लोग किसको बराबर नहीं कर लेते, हम लोग P1 और P2 को आपस में बराबर नहीं कर देते। जैसे ही P1 बराबर P2 हो जाएगा, कौन सी स्टेट मेंटेन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन हो जाएगी, और उसके बाद ऑस्मोसिस यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये था आपका क्लासिफिकेशन किसका, आइसोटोनिक का, हाइपरटोनिक का और हाइपोटोनिक का। पूरी तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, क्या, वेपर प्रेशर, और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 5 मिनट और लो और उसके बाद 5 मिनट और जुड़े रहो ध्यान से, और उसके बाद देखो कि क्या आपको चीजें समझ में आने लगी है या नहीं आने लगी है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो जो नाम है उसको पढ़ो ढंग से। मैंने बताया आपको पढ़ना है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर को पढ़ने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, और इतना छोटा टॉपिक नहीं है जितना समझ में आ रहा है। हालांकि ये टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है, जो आपका स्टेट ऑफ मैटर था वहां पर आपने वेपर प्रेशर पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ना दोबारा पड़ेगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को एक्सटेंड करना होगा, बढ़ाना होगा, 2-3 चीजों को एज्यूम करना होगा, फिर आप समझ जाओगे। अब देखो, मान लो हमारे पास में क्या हो, एक सोल्यूशन रखा हो। यहाँ पर सोल्यूशन क्या रखा हो, केवल हम मान लेते हैं हमारे पास में एक सॉल्वेंट रखा है, अकेला है, इसके अंदर भी हमने सोल्यूशन बनाया भी नहीं। ठीक है, ये बना रखा है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से भाई ये बात पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चाहे जो भी लिक्विड हो दुनिया का, कोई भी लिक्विड हो, दो प्रोसेस वो हमेशा कर सकता है। एक बॉइलिंग होती है उसके पास में, बॉइलिंग कराने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाना पड़ता है। जैसे पानी को बॉयल करना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाना पड़ेगा, 90 से उठो 100 तक जाओ, तब बॉयल होना शुरू होगा। लेकिन पानी इवेपोरेट किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल की खुद की अपनी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जरूर होती है, भले हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पार्टिकल परमानेंट मूव करते हैं। गर्म करो, आपको दिखते हैं मूव करते हुए पार्टिकल उसके अंदर के। तो क्या जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं, ये सरफेस के पार्टिकल, ये भी मूव करते होंगे, जाहिर सी बात है, मूव करते होंगे, और इनकी एनर्जी भी अंदर के जो पार्टिकल होते हैं उनसे ज्यादा होती है। सरफेस टेंशन पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अलग सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें सरफेस टेंशन पढ़ना। बट इतनी बात पता कर लो कि हाँ, सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी इन द बल्क से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हम कहें कि हमारे पास में ये क्या होता है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं ये छोड़ते हैं इस सरफेस को, और सरफेस को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वेपोराइजेशन हो गया हमारा। ठीक है, क्या बन गई हमारी, गैस बन गई। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैस बन जाना। धीरे धीरे करके सरफेस के मॉलिक्यूल ऊपर जाते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बल्क में अंदर मौजूद मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं लेते, केवल कौन से मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, जो सरफेस पे मौजूद होते हैं। अब सोचो, ये बात तो पता है, वेपोराइजेशन तो अच्छा साथ से पढ़ रहे हो यार, ये तो पता है कि हाँ, सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे करके क्या होते रहते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में क्या हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में जाने को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर में जाने को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ये बात तो सबको पता है ना। अब हम क्या करें, इस सिस्टम को थोड़ा सा वेरिएट कर दें, और क्या करें, बिल्कुल सेम सिस्टम रखें ऐसा, बिल्कुल उसी क्वांटिटी में वही सॉल्वेंट उठा लें, बस इसको क्या कर दें, ऊपर से बंद कर दें यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से बंद करने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल यहां से उठेंगे ना, सरफेस को छोड़ करके, जो सरफेस को छोड़ करके पार्टिकल उठेंगे वो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, यहां से आइसोलेट कर दिया इसको हम लोगों ने। अब क्या होगा, क्या पार्टिकल निकलेंगे ही नहीं सरफेस को छोड़कर, पार्टिकल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। यहां पर जो पार्टिकल होंगे, आप ध्यान से समझना, बस यहीं पर है जंग है जितनी। तो यहां से पार्टिकल निकला, पार्टिकल निकल करके इस एरिया, इस रीजन में आ गया, ठीक, इस वॉल्यूम में आ गया जो खाली जगह थी। दूसरा पार्टिकल भी निकला, यहां आ गया, अभी तो काफी जगह खाली है। तीसरा भी निकला आ गया, चौथा भी निकला आ गया, पांचवा भी निकला आ गया। आते गए इस पूरे में क्या होते गए, भरते गए। और उसके बाद में जब उन्होंने एस्केप करने की कोशिश की तो रास्ता बंद था। रास्ता बंद देखा, बेचारा वापस लौटा, काइनेटिक एनर्जी खो दी उसने, और वापस आया, वापस सरफेस से आकर के फिर से सोल्यूशन में ही चला गया। ठीक है, फिर दूसरा पार्टिकल उठा, वो भी गया, उसने भी देखा ऊपर तो रास्ता बंद है, फिर वो चुपचाप नीचे आ गया। यानी कि हमें एक इक्विलिब्रियम की स्टेट तो मिली, लेकिन ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं थी, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम थी। कुछ टाइम के बाद जब हम इस सॉल्वेंट को रख देंगे, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जितने पार्टिकल लिक्विड से क्या बन रहे होंगे, गैस बन रहे होंगे, ध्यान से समझना, उतने ही पार्टिकल गैस से क्या बन रहे होंगे, लिक्विड बन रहे होंगे। बस यहां पे समझना है आपको। शुरुआत में क्या होगा, केवल लिक्विड से गैस बन रही होगी, क्योंकि बीच में तो कुछ था ही नहीं ना, बीच में केवल जनरल नॉर्मल एयर भरी हुई थी। ठीक है, तो लिक्विड से शुरुआत में केवल गैस बन रही थी।
फिर धीरे धीरे गैस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, पूरे रीजन में गैस गैस भरने लगी, जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल था वो किस स्टेट में आने लगा, गैसियस स्टेट में आने लगा और इस रीजन में भरने लगा। फिर गैस थोड़ी देर के बाद जब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो गैस वापस किसमें होने लगी, कंडेंस होकर के लिक्विड में बनने लगी, और थोड़ी देर के बाद में क्या हो गई, इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन हो गई। तो क्या यहाँ की कंसंट्रेशन में अब कोई चेंज होगा, यहाँ पे जो वेपर भरी है क्या उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितने पार्टिकल लिक्विड से ऊपर सरफेस से निकल करके आएंगे तुरंत उतने ही पार्टिकल इस रीजन से पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर वापस बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर एक फिक्स कंसंट्रेशन मौजूद क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंटली रुक जाएगी, और इस रीजन में मौजूद वेपर को हम कहेंगे वेपर क्लाउड, वेपर का बादल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वेपर क्लाउड कहेंगे। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर क्लाउड, the pressure applied by the vapor cloud on the surface of this solvent is known as your vapor pressure। किसी भी सॉल्वेंट की बनने वाली वेपर से उस सॉल्वेंट के सरफेस पर लगने वाले प्रेशर को ही आप क्या कहते हो, वेपर प्रेशर कहते हो, और इसे रिप्रेजेंट करते हो आप किससे, पी से ही रिप्रेजेंट कर देते हो, या पीएस से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ठीक है, टफ टॉपिक है, मैं जानता हूं टफ टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद में समझते हैं कि वेपर क्लाउड कैसे बनता होगा। अब मान लो क्या करते हैं हम लोग जब आपके पास में कोई वोलेटाइल चीज रखी होती, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मैं बता चुका हूं, वोलेटाइल चीजें वो हैं जो बहुत आसानी से क्या बन जाती हैं, वेपर स्टेट में आ जाती हैं, और नॉन वोलेटाइल वो हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, उनको किसमें, वेपर में लाना काफी टफ होता है। तो अब आपको पता है कि अगर आपके पास में अल्कोहल रखा हो, ठीक है, ग्लास हो, उसके अंदर आपका पेट्रोल, मान लो, चलो एक ग्लास ले लेते, उसके अंदर हमने पेट्रोल भर दिया, और पेट्रोल भरा, थोड़ी देर के बाद पेट्रोल की स्मेल हमें आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो पेट्रोल पहले ग्लास में था वो पेट्रोल चुपचाप क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, और वेपर बन करके उड़ उड़ करके बाहर घूम रहा है सरफेस में, पूरे कमरे में घूम रहा है। अब हम क्या करें, उस पूरी की पूरी वेपर को क्या कर ले, इकट्ठा कर ले, और वेपर को इकट्ठा करके कंडेंस करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, कंडेंस वाला समझते हैं, वॉल्यूम कम करना शुरू कर दे उसको लिक्विफाई करने के लिए, और उसके बाद में उसको हम कंडेंसेशन पॉइंट पे ले जाए। कंडेंसेशन पॉइंट का मतलब है कि अब अगर इससे वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम से भी अगर कम वॉल्यूम हमने कर दिया तो हमारे गैस के मॉलिक्यूल इतना पास हो जाएंगे कि वो गैसियस स्टेट में नहीं रह पाएंगे, और वो गैसियस स्टेट से हट जाएंगे और लिक्विड बन जाएंगे। इसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको कहते हैं क्या, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब क्रिटिकल वॉल्यूम पर हम देख ले कि ये वाली जो वेपर इसके अंदर भर रखी है, ये वेपर कितना प्रेशर आखिर अप्लाई कर सकती है, जितना प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम पर कोई भी गैस अप्लाई करती है वो उसके वेपर प्रेशर के बराबर होता है। ये समझ सकते हो आप दूसरा तरीका। चलो तीसरा तरीका निकालते हैं, क्या करना है। तीसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, आपके पास में जो भी सॉल्वेंट हो लिक्विड स्टेट में, आप पूरा उड़ा दो उसको, और पूरा उड़ा करके क्या बना दो, पूरा उड़ाने के बाद आप उसको बना दो क्या, वेपर। वेपर बनाने के बाद आप उसको एक कमरे में कंडेंस करो, और कंडेंस करके उसको किस पॉइंट पर ले आओ, क्रिटिकल वॉल्यूम पर ले आओ। चारों दीवारों पर जितना प्रेशर लग रहा होगा वो आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब समझते हैं आगे कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है इसको इफेक्ट कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वेपर प्रेशर है कि जो सोल्यूशन होता है उसके साथ इक्विलिब्रियम में जो उसकी गैस होती है, ठीक है, सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर जो इक्विलिब्रियम में उसकी गैस होती है, वो गैस उस सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करती है वही आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। और ये एक सरफेस फिनोमिना, ये केवल सरफेस से डील करता है, नीचे से इसका, नीचे के पानी कितना भी हो उससे इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि टफ टॉपिक है, मुझे पता है टफ टॉपिक है, तभी तीन बार बता रहा हूं एक ही बात। अब समझते हैं कि इसको इफेक्ट कौन करेगा। तो पहला जो इफेक्ट करेगा वो तो होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वही पुराना, इट इज वॉलेटाइल और इट इज नॉन वॉलेटाइल। अगर आपका सॉल्वेंट जो है जिसका वेपर प्रेशर आप चेक करने जा रहे हो अगर वो इजीली वॉलेटाइल है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेपर प्रेशर के। जितनी जल्दी गैस बन सकती है उतना ज्यादा वेपर क्लाउड इकट्ठा होगा, जितना ज्यादा वेपर क्लाउड इकट्ठा होगा उतना ही ज्यादा आपकी क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपका वेपर प्रेशर आएगा। अगर नॉन वॉलेटाइल है तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, ग्लिसरीन भर दो, किसी ग्लास में ग्लिसरीन भर दो, तो ग्लिसरीन तो बहुत देर में वेपर बनती है ना, तो ग्लिसरीन भरोगे वेपर बनेगा ही नहीं। जब वेपर ही नहीं बनेगा तो किस बात का उसके सरफेस पर प्रेशर लगना। पेट्रोल भर के रखोगे, डीजल भर के रखोगे, मिट्टी का तेल भर के रखोगे, अल्कोहल भर के रखोगे, जल्दी जल्दी गैस बनेगी। उसको ऊपर से रोक दो गैस को, थोड़ी देर के बाद गैस इक्विलिब्रियम में आ गई, गैस इकट्ठा हो गई ऊपर, वो गैस जितना प्रेशर अप्लाई कर रही है सरफेस के ऊपर, बस वही वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो जितना अच्छा जितना वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर निकल के आएगा, अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो उतना ही क्या होगा, कम वेपर प्रेशर निकल करके आएगा। सॉलिड स्टेट में आने लगोगे वेपर प्रेशर रह ही नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। दूसरी बात आपकी क्या आती है, दूसरी बात आपकी आती है टेम्परेचर। तो भाई पता है कि टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज किया, ठीक है, तो 100% है कि गैस जल्दी बनेगी। ठीक है, जो पार्टिकल पहले सरफेस को छोड़ के नहीं जा पा रहा था, जो पार्टिकल, समझा करो यार बात को, जो बोला करो, सरफेस पर पार्टिकल है, उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी है, हमने नीचे से उसे हीट दे दी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पहले वो सरफेस को छोड़ के नहीं जा पा रहा था, वो उछला और सरफेस को छोड़ करके कहाँ निकल गया, वेपर क्लाउड के साथ निकल गया टहलने। तो जो वेपर क्लाउड के साथ निकल गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भैया गैस इंक्रीज होगी, और गैस इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। ठीक है, मैं बहुत डायग्राम बना करके नहीं समझाता हूं, मेरी बातों को सुनो, बातें सुन लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात और अंतिम बात जो आती है वो आती है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो ये भी बात करता है कि वोलेटाइल चीज मिला रहे हो या नॉन वोलेटाइल चीज मिला रहे हो। और बस यहीं से शुरू होता है आपका बेसिक चैप्टर, पूरा चैप्टर, जहां से आपको चीजों को क्या करना है, समझना है। तो इन दो हेडिंग को समझ गए हम लोग। पहली बात तो हम जिस चीज का वेपर प्रेशर चेक करें हम उसे ही देखेंगे कि वो अच्छे से गैस बनता है या नहीं बनता है। अगर अच्छे से गैस बनता है वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, नहीं बनता है वेपर प्रेशर कम मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगी, कंडेंसेशन पॉइंट नीचे आ जाएगा, तुरंत वेपर प्रेशर हमें कम मिलेगा। अब बात आती है कि हमारे पास में एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। ठीक है, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, और उसमें हम दो तरीके से चीजें मिलाएं, पहला मिलाएं तो वोलेटाइल चीज मिलाएं, दूसरी मिलाएं तो नॉन वोलेटाइल चीज मिलाएं, क्या होगा देखते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये ले लिया सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट ले लिया कैसा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब पानी। ठीक, अब इसमें एक बार मिलाएंगे वोलेटाइल चीज, एक बार मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल चीज। तो पहले मिला लो किसको, इसको, क्या मिला लें, C2H5OH, अल्कोहल मिला लें। तो भाई मेरे साथ में क्या करो, एज्यूम करो ये इनकी कंडीशन बना रहा हूं और ये इनकी कंडीशन बना रहा हूं। तो यहां पर बीकर तो सेम है, बिल्कुल वही बीकर, उतनी ही क्वांटिटी। तो यहां पर क्या हुआ, सॉल्वेंट प्लस क्या मिला, सॉल्यूट मिला। और हमें पता है कि अल्कोहल बहुत आसानी से क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं। तो पहले इसके पास में, पहले हमने जब इसको बंद किया था तो इसके पास में केवल किसकी वेपर थी, यहां पर H2O लिखो लिक्विड, यहां लिखो H2O इन गैस। यहां पर पहले केवल किसकी वेपर मौजूद थी, यहां पर केवल और केवल पानी की वेपर मौजूद थी। जैसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर C2H5OH को मिलाया, वो भी क्या करने लगा, वो भी पानी, वो भी क्या बनने लगा, वो भी तुरंत गैस बनने लगा। जैसे ही उसने गैस बनना शुरू किया तो यहां पर जो वेपर क्लाउड डेंसिटी थी, पहले यहां पर केवल पानी था, अब यहां पर H2O भी है गैस में, प्लस C2H5OH भी है किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि C2H5OH पहले गैस बनेगा, पानी बाद में बनेगा। यानी कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा देगा जाकर के। और इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऊपर उठाने का मतलब है कि पानी के मॉलिक्यूल्स को कहेगा नीचे जाओ, और हम रहेंगे वेपर क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही वो वेपर क्लाउड में आएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने लगेंगे वेपर क्लाउड में, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्वेंट था, वोलेटाइल सॉल्यूट ला करके मिला दिया, प्रेशर तुरंत क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वेपर डेंसिटी तुरंत बढ़ गई। अब सोचो कि हम लोग इसके अंदर क्या मिला दे, NaCl मिला दिला करके, तो NaCl तो नहीं बनता है गैस। ठीक है, तो NaCl जैसे ही मिलाया इसके अंदर, तुरंत क्या हो गया, पानी तो सेम था, NaCl अंदर जाकर के डिसॉल्व हो गया। अंदर जाकर के डिसॉल्व जब हुआ तो वो पूरी तरीके से क्या हो गया, होमोजीनियसली फैल गया पूरे में। ठीक है, होमोजीनियसली फैलने का मतलब है सरफेस पे भी फैला, अंदर भी फैला। वो सरफेस में पढ़ेंगे कि सरफेस पे कुछ ज्यादा फैला, उसका रीजन क्या है, बट अभी होमोजीनियस मान लो तभी काम चलेगा। तो आया तो सरफेस पे जीरो तो नहीं है, अंदर ही नहीं रह गया, सरफेस पे आया है ना। तो पहले क्या था, पहले केवल पानी के मॉलिक्यूल थे सरफेस पर, अब इसमें बीच बीच में किसके मॉलिक्यूल आ गए, बीच बीच में आ गए नमक के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहले वो वेपर क्लाउड आसानी से बन रही थी, और अब सरफेस पे नमक के मॉलिक्यूल उसको रोक करके रख रहे हैं। ठीक है, निकलने ही नहीं दे रहे बाहर। नीचे के जो मॉलिक्यूल थे उनको सरफेस, पहले ऊपर वाला मॉलिक्यूल निकल जाता था, नीचे वाला सरफेस पे आ जाता था। अब ऊपर से एक लेयर बन रखी है किसकी, NaCl मॉलिक्यूल्स की, जो कि रोक कर रख रही है। तो जैसे उसने रोकना शुरू किया, यहां पर जो H2O इन गैसियस स्टेट में था, उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, वो डिक्रीज हो गई। और जैसे ही डिक्रीज हुई आपका प्रेशर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
ठीक, बहुत कठिन नहीं है समझना, ठीक है, इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। दो चीजें हैं मेरे पास, दोनों आसानी से वेपर बन सकती हैं, हम दोनों को मिला दें तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर भी बढ़ेगा। हमारे पास में एक सॉल्वेंट है जो कि वेपर बन सकता है, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसा मिला रहे हैं जो वेपर नहीं बन सकता, तो जैसे ही हम उसको मिलाएंगे और एक सोल्यूशन होमोजीनियस बनाएंगे, हमारे पास में जो वेपर डेंसिटी होगी वो घट जाएगी, और जब वो घटेगी तो प्रेशर, ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर तो वेपर क्लाउड का ही तो है। जैसे ही वेपर क्लाउड की डेंसिटी घटेगी मतलब गैस की मात्रा घटेगी, और जब गैस की क्वांटिटी घटेगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, और इस फिनोमिना को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बहुत कठिन चीज लिख दी क्या, लोअरिंग मतलब कम होना, ऑफ मतलब का, वेपर मतलब वेपर, और प्रेशर मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर का कम होना, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कही जाती। तो ये तो हमारे कोर्स में फिलहाल नहीं है, डेविएशन आएगा तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, हमें बेसिकली पढ़ना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दो चीजें पता चली कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट होना चाहिए, वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज मिलानी है जो कि वेपर ना बन सकती हो। तो दो तीन टर्म आपके और बचे इससे रिलेटेड, उनको और मैं समझा दूं और खत्म कर दूं लेक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या पढ़ ली, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी अगली हेडिंग आप लोग डालिए, तो हाँ ये हेडिंग डाल दो पहले। हाँ भाई, वीडियो काफी लंबा हो रहा था तो मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। तो अभी आप लोग केवल कहां तक पढ़ लेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक पढ़ के रखेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हो तो चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत। नवंबर तक सब कुछ खत्म करूंगा, मेरी गारंटी है, मैंने आप बोला है नवंबर तक खत्म करूंगा तो सब कुछ खत्म करूंगा, मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आओ।